वेलकम बैक सभी का इनक्रेडिबल नर्सिंग कोचिंग क्लासेस पे फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं पीडियाट्रिक पोर्शन का अपन आगे बढ़ते हुए अब पीडियाट्रिक में अपन चल रहे हैं अ मदर विथ HIV। दैट मीन्स अगर कोई मदर है जो HIV पॉजिटिव है, वो उसके साथ में अगर वो डिलीवरी यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसके साथ में अपन आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, वेट कीजिए 2 सेकेंड। हाँ ठीक है। ओके, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें मैं सारी समझा दूंगा। आप लोगों को केवल इतना याद रखना है कि क्या चीज़ें अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए कि HIV मदर। क्या डालनी है हेडिंग? आपको डालनी है HIV मदर। ठीक है, HIV मदर। अब देखिए, HIV मदर अगर आप पढ़ेंगे तो HIV मदर पढ़ने के साथ आपको यह भी याद होना चाहिए कि HIV जो है ओरिजिनली फैलता किससे है, इसका जो मैनेजमेंट की नई गाइडलाइन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पुरानी गाइडलाइन पढ़ना बहुत रेयर हो गया है आजकल, क्योंकि जिसे देखो वो यूट्यूब पे पढ़ाने आ रहा है। ठीक है, तो उसी वजह से क्या होता है कि समस्या ये आ रही है कि पुरानी गाइडलाइन जो है वो चली आ रही है। अब पुरानी गाइडलाइन कब की चेंज हो चुकी है? 2021 में चेंज हुई थी, उसके बाद 2022 में हो चुकी है। ठीक है, अक्टूबर 2022 के आसपास फिर से एक बार और रिवाइज हुई है, और अभी 2023 में कभी भी हो सकती है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो बेबी ऑफ HIV मदर हैं, अगर अपन बात करें कि HIV वाले मदर के साथ में बेबी में जो सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं वो किसके होते हैं? तो बेबी विथ HIV मदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा चांसेस उसके रहेंगे IUGR के। किसके? IUGR के, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। आप ये याद रखिएगा, अपन यहाँ पर केवल और केवल अपने पीडियाट्रिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। उसके अलावा बाकी HIV का जितना भी डाटा है वो सारा कम्युनिटी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अपने को यहाँ पर केवल क्या पढ़ना है, अपने को पढ़ना है पीडियाट्रिक वाला पोर्शन। अर्थात आप समझिए कि पीडियाट्रिक जो पढ़ेंगे, पीडियाट्रिक में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो यहीं पढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें अपन आउट ऑफ क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक IUGR वाला जो बेबी है, मतलब अगर HIV मदर होगी तो उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं? IUGR के चांसेस हैं। ठीक है, तो IUGR जो है क्या है? जो IUGR है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको फाइंड आउट कैसे कर पाएंगे आप? IUGR जो है आपको पता होना चाहिए कि अपन इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन कैसे निकालते हैं। तो आप सभी को पता है, अगर इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन अगर किसी बच्चे में हो रही तो उसका निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? रेगुलरली USG करवानी पड़ेगी। ठीक है, क्या करवानी पड़ेगी? रेगुलरली USG करवानी पड़ेगी और क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, आप बेबी अगर मदर हैं HIV पॉजिटिव और उसका बेबी ये जो है डिलीवर हुआ है, तो उसमें होने के चांसेस क्या हैं? IUGR, उस बच्चे में इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन के चांसेस है। तो रेगुलर आपको क्या करना है? USG करवाना है। ठीक है, अब मान लीजिए USG जो करवा रहे हैं, ठीक है, अब ये USG तो एक चीज़ हो ही गई है। ठीक है, पीरियडिक USG करवानी है, USG से आप ये पता लगा लेंगे। ठीक है, उसी के साथ में एक चीज़ और हो सकती है, NST। क्या है? NST अर्थात नॉन स्ट्रेस टेस्ट। क्या है? नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ये जो है ये बेबी में करवाया जाता है बेबी की वेलबींग को देखने के लिए। बेबी की वेलबींग को देखने के लिए क्या करवाया जाता है? ये टेस्ट किया जाता है। अब ये टेस्ट जो है करने के बाद में आप ये सोचिए कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसमें NST करवा रहे हैं। NST के साथ में उस बच्चे में क्या होता है कि मतलब कॉन्ट्रैक्शन के साथ में, बेबी के मूवमेंट के साथ में, बेबी के इसमें क्या होता है? बेबी के मूवमेंट के साथ में, बेबी मूवमेंट के साथ में क्या देखते हैं अपन? उसकी चेंजेस इन FHR, फीटल हार्ट रेट में जो चेंजेस देखते हैं वो कहाँ पर देखते हैं अपन देखते हैं NST में। इसमें क्या किया जाता है? ठीक है, वो सारा अपन कहाँ पर पढ़ेंगे? जो अपन यहाँ पर जो चीज़ें जरूरी है उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल प्रेगनेंसी जब होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी, तो उसमें अपन कब करवाते हैं? 26 वीक के बाद में। अर्थात पहली बार अपने को कब करवानी है? 26 वीक के बाद में।
लेकिन अगर कोई मदर HIV से पीड़ित है और उस मदर में NST जो है 34 वीक के बाद में, आफ्टर 34 वीक के बाद में, कहीं कहीं 32 लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है, 34 वीक के बाद में आपको वीकली NST परफॉर्म करवाना है। क्या करवाना है? वीकली NST परफॉर्म करना है 32 और 34 वीक, दोनों याद रख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बोला है आपको कि 34 भी है और 32 भी है, तो आप एक काम कीजिए, इसको 32 कर लीजिए। ठीक है, 32 करेंगे तो 34 ऑटोमेटिकली इसी में आ जाएगा। तो 32 वीक के बाद में जो है अपन वीकली NST टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं टिल डिलीवरी, जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती। तो ये दो चीज़ें जो हैं आपको किसके लिए देखने को मिलती है? ये जो दोनों चीज़ें हैं आपको बेबी की IUGR को निकालने के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि कब परफॉर्म करते हैं और कितने टाइम पर परफॉर्म करते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लग रहा होगा कि सिंपल डाटा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेबी विथ HIV मदर IUGR कैसे निकालेंगे? रेगुलर USG करनी पड़ेगी, उसमें बच्चे की जो क्राउन लेंथ होती है, जो हेड लेंथ होती है, जो फीमर लेंथ होती है, उसे अपन देखते हैं और उसी से अपन IUGR का पता लगाते हैं। अब वो IUGR हुआ या नहीं हुआ, या कमज़ोर है अथवा व्यवस्थित है, उसको चेक करने के लिए NST करवाते हैं। और NST में बेबी के मूवमेंट के साथ में चेंजेस इन फीटल हार्ट रेट, और बेबी के मूवमेंट के साथ साथ हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन भी हो, तो अपन दोनों चीज़ें इसमें काउंट कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में NST कब करवाते हैं? आफ्टर 26 वीक। और पहली अगर आफ्टर 26 लिखा है, इसका मतलब 26 हो सकता है, 27 हो सकता है और 28 हो सकता है, लेकिन 28 तक पहली बार करवा लेना चाहिए। उसके बाद 32 वीक के बाद में वीकली NST परफॉर्म करवाना है, और कब तक करवाना है? टिल डिलीवरी तक। क्या करते हैं वो सारी बातें इसमें हैं ही सही, बाकी और भी इसके अंदर बहुत सारा है, कैसे इसमें एसिलरेशन डी एसिलरेशन आता है, वो सारी चीज़ें जो हैं अपने OBG पोर्शन की बातें, तो वहाँ अपन पढ़ेंगे। लेकिन अपने लिए जो ज़रूरी है, अगर मान लीजिए अगर बच्चे की जो नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, आप लोग खुद बताइए, बच्चे की जो हार्ट रेट होती है नॉर्मल 120 to 160 मानते हैं। ठीक है, 120 to 140 मान लीजिए। ठीक है, अब ये तो हो गई नॉर्मल की। अगर मान लीजिए मैं ये बोल दूं कि 100 से कम हो जाए और इधर मोर देन 160 हो जाए, तो ये क्या दर्शाता है? ये बच्चे में दर्शाता है कि जो ये फीटल हार्ट रेट में जो चेंज हो रहा है, ये बेबी के मूवमेंट के साथ में हो रहा है, अर्थात फीटल जो है वो डिस्ट्रेस में है। किस में है? फीटस जो है वो डिस्ट्रेस में। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? कि बच्चा परेशानी में है। समझ रहे हैं? तो ये कहाँ पर दिखेगा? ये जब दिखेगा आपको कि आप जो है USG करने के बाद में NST करवा रहे हैं। NST में आपने देखा कि बच्चे की वेलबींग है या नहीं, मूवमेंट के साथ में उसमें चेंजेस इन फीटल हार्ट रेट आ रहे कि नहीं आ रहे, नॉर्मल आते हैं मान रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं आने चाहिए, इतनी डी एसिलरेशन या एसिलरेशन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये फीटल डिस्ट्रेस को समझाता है। तो ये बाकी चीज़ें जो हैं अपन वहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन ये डाटा लिख लीजिएगा कि लेस देन 100 और मोर देन 160 जो है फीटल डिस्ट्रेस को दर्शाता है। और क्या करते हैं, तो फीटल की जो बॉडी मूवमेंट है, बच्चे के जो बॉडी मूवमेंट है अंदर की तरफ, उन मूवमेंट के साथ में बच्चे की फीटल हार्ट रेट में चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वही चीज़ इसमें देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि अब अपन, ये तो हो गई बात बच्चे की IUGR चांसेस की, है ना। अपनों ने IUGR को बोला कि IUGR के सबसे हाईएस्ट रिस्क पे होती है HIV मदर में, जो बच्चा है वो IUGR के लिए सबसे हाई रिस्क पे होता है। अब ये देखिए कि अगर मान लीजिए HIV की मदर है, ठीक है, अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, मान लीजिए कोई मदर जो है वो HIV पॉजिटिव है। अब मान लीजिए अगर HIV पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव मदर में आपको सभी को पता है कि उसकी जो बॉडी है, किसकी बॉडी, मदर की बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी। क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज़। ठीक है, और यही एंटीबॉडी क्या होता है कि ट्रांसफ़र हो जाती है बच्चे में। किस में? बच्चे में हो जाती है फीटल कंटेन मैटरनल एंटीबॉडीज़, है ना, फीटल कंटेन मैटरनल एंटीबॉडी। अब यही एंटीबॉडी किसको चली जाती है? बच्चे को चली जाती है। एंटीबॉडी लिख लीजिए पूरा इसको, एंटीबॉडी। अब सीरोलॉजिकल टेस्ट अगर आप बच्चे में करोगे, मान लीजिए ये फीटल, अगर आपने सीरोलॉजिकल टेस्ट किया, सीरोलॉजिकल टेस्ट किस में किया? फीटल, इन फीटल, और फीटल
सीरोलॉजिकल का मतलब होता है ब्लड टेस्ट, ठीक है, समझ रहे हैं। और जो मैटरनल एंटीबॉडीज होती है वो कहाँ प्रेजेंट है, बच्चे के ब्लड में। बनाई किसने, अभी तक बच्चा पॉजिटिव नहीं हुआ। मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ समझिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ जो है वो पॉजिटिव है, इसकी शरीर ने एंटीबॉडी बनाई है और ये एंटीबॉडी ब्लड प्लेस ये क्रॉस कर गई है प्लेसेंटल बैरियर को, किसको, प्लेसेंटल बैरियर को, और ये जो गई है ये कहाँ गई है, फीटल के ब्लड में। तो फीटल के ब्लड में एंटीबॉडी गई है, न कि HIV वायरस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ है, फीटल कंटेन एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडी फीटल में भी आ गई। अब ये आप अगर बच्चे में जैसे ही आप टेस्ट करेंगे ब्लड कल्चर लेके, और जैसे ही बच्चे में टेस्ट करेंगे तो वो क्या निकलेगा, HIV एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अर्थात आपके लिए ये हो सकता है, चांसेस है कि क्या हो, वो आपको फॉल्ट रिजल्ट देते, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है उसमें पॉजिटिव आ सकता है अगर आप इसको उस तरीके से देखेंगे तो। या फिर यूं बोलें कि सीरोलॉजिकल टेस्ट में एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट देखेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी, तो एंटीजन तो नहीं दिखेगा लेकिन एंटीबॉडी तो दिखेगी, और जब एंटीबॉडी दिखेगी तो एंटीपॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव दिखाएगा। और ये फॉल्स रिजल्ट है फॉर बेबी, लेकिन मदर के लिए क्या है, ये पॉजिटिव है, लेकिन बच्चा तो नहीं है, बच्चे में एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इसीलिए क्या होता है कि जो सीरोलॉजिकल टेस्ट अपन करते हैं वो 18 मंथ के बाद में ही वैलिड माने जाते हैं। अर्थात कर तो पहले सकते हैं लेकिन उसको वैलिड अपन कब मान सकते हैं, पहले वैलिड मान सकते हैं, ठीक है। मतलब 15 to 18 मंथ तक ये क्या रहती है, बच्चे में उपस्थित रहती है मैटरनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। मैटरनल एंटीबॉडीज़ जो है वो बच्चे में 15 से 18 मंथ तक रहती है। उसके बाद ही आप सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाइए एक्यूरेसी के लिए, मतलब बच्चे में पॉजिटिव निकला है या नहीं निकलेगा वो इसके बाद पता चलेगा। क्यों, क्योंकि तब तक, अभी तक, मतलब इस समय तक तो क्या रहेगी, माँ ने जो एंटीबॉडी बनाई वो बच्चे में रहेगी। इसलिए अपने को क्या करना है, इसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करवाना है। तो फिर बच्चे में जो है बच्चे में मान लीजिए HIV पॉजिटिव है अथवा नहीं है, उसको कैसे चेक किया जाएगा, तो P24 एंटीजन एक आता है। कौन सा, P24 एंटीजन है, जो कि ये वायरल एंटीजन है। क्या है, वायरल P24 एंटीजन, ठीक है। P24 एंटीजन वायरल प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो ये है, जो है ये आपको क्या देता है, एक्यूरेसी देता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसी के साथ कुछ बातें मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ आपको कि 2 सेंटेंस लिखूंगा मैं कि ऑल द बेबीज विथ HIV मदर पॉजिटिव। अगर मैं यही बोल रहा हूँ कि मतलब, ठीक है, विथ मत लिखिए, इसको ऑफ लिखिए, ऑल द बेबीज ऑफ HIV मदर, ठीक है, ऑफ HIV मदर पॉजिटिव हैव HIV एंटीबॉडी, यस और नो, यस है ना, सभी में रहेगी। जितनी भी HIV मदर है उनमें क्या उनके बच्चों में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, लेकिन मैं यही लिखता हूँ कि ऑल द बेबीज ऑफ HIV मदर पॉजिटिव हैव HIV बेबी या HIV चाइल्ड। क्या सही है, नहीं, गलत, नो। तो ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद रखना। सभी माताएं जो HIV पॉजिटिव है उनके बच्चों में एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, यस होते हैं। क्या सभी बच्चे जो HIV मदर पॉजिटिव है उससे अगर डिलीवरी होती है तो क्या सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, नहीं, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस भी आपको याद रखने हैं, दोनों ही सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस जो हैं एक एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और कौन सा सही है कौन सा गलत है उसके लिए पूछे थे। अब मैंने आपको ये भी बता दिया। तो फिर एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो कब करवाना है, 15 से 18 मंथ के बाद में करवाना है, ठीक है। सो तब तक के लिए मतलब 15 से 18 मंथ तक
इसको एक सेंटेंस में लिख लीजिए, 15 to 18 मंथ ऑल सीरोलॉजिकल टेस्ट, या यूं कहें एंटीजन एबी टेस्ट इज़ नो वैल्यूएबल, इज़ नो वैल्यूएबल, क्योंकि ये कोई भी वैल्यू मायने नहीं रखती है इसके साथ में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं उसमें नहीं मिलेगी, कुछ चीज़ें ऐड हो गई है तो उनको अपन देख लेंगे। ठीक है, 15 to 18 मंथ ऑल द सीरोलॉजिकल एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट इज नॉट वैल्यूएबल। ठीक है, तो ये अपने छोटी सी बातें थी जो अपनों ने देखी। अब उसके बाद में देखिए ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब HIV का जो है ट्रांसमिशन बच्चे से माँ से बच्चे में कैसे होता है, ट्रांसमिशन बोल लीजिए या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोल लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता क्या है। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि कौन सा वो जरिया है जिसके द्वारा कोई भी इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो यहाँ पर डिले मदर है और वो भी कैसी है, प्रेगनेंसी वाली मदर है, और उसका जो बच्चा है उसमें कैसे जा रहा है। तो सीधी बात है कि सब कुछ मिलता कहाँ से है, प्लेसेंटा से। तो सीधी सट बात लिख लीजिए कि पहली बात लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, थ्रो प्लेसेंटा। कहाँ से जा सकता है, थ्रो प्लेसेंटा जा सकता है। दूसरी बात लिखिए, सबसे ज़्यादा चांसेस कब हो सकते हैं, जब माँ का और बच्चे का ब्लड आपस में मिले, और ऐसा कब होता है, ओनली एक टाइम पे, कब, ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर उसको फिर खाना पीना कैसे मिलता है। तो जब भी क्या होता है कि माँ और बच्चे में ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है, इधर से माँ की ये कुछ विलाई रहती है इस तरीके से प्लेसेंटा में, इधर से बच्चे की ये क्या है, जो आप मान लीजिए ये उसकी ब्लड वेसल से, तो वो आपस में ऐसे कनेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के बीच में होती है ऐसे। ठीक है, तो इनके और इनके बीच में जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा या न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसफ्यूजन होगा, वो ऑस्मोसिस या फिर जो आपने परासरण विसरण परासरण की जो प्रक्रिया समझी है 12th में, उसके द्वारा होता है। आप इस चक्कर में नहीं रहेंगे कि प्लेसेंटा के जहाँ पर बच्चे का खून जो है माँ के खून के साथ में एक्सचेंज होता है, ऐसा नहीं होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अपनी ऑक्सीजन डायरेक्ट ब्लड में नहीं मिलती, पहले लंग्स में जाती है, वैसे ही माँ का ब्लड इस विलाई में आएगा, ये बच्चे का ब्लड है, इनके बीच में ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन, ठीक है, एक्टिव ट्रांसमिशन, पैसिव ट्रांसमिशन दोनों होंगे, और उसकी वजह से इनके बीच में ऑक्सीजन भी क्या होगी, एक्सचेंज होगी। साथ ही साथ ब्लड में जो आए वो विभिन्न प्रकार के जो इनके क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो भी इनके द्वारा ही ट्रांसफर होते हैं। माँ का और बच्चे का ब्लड मिक्स नहीं होता है, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे। लेकिन जब डिलीवरी हो रही है उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा, प्लेसेंटा हटेगा, प्लेसेंटा हटा, माँ का ब्लड निकला उधर से। जैसे ही प्लेसेंटा हटा तो प्लेसेंटा हटा तो क्या होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड भी वहाँ से क्या होगी, थोड़ी सी रप्चर होगी, यानी कि वहाँ से हटेगी तो अम्बिलिकल कॉर्ड भी तो हटेगी, तो अम्बिलिकल कॉर्ड भी हटेगी तो अम्बिलिकल कॉर्ड से भी ब्लड क्या होगा, निकलेगा, और इधर से माँ का भी ब्लड निकल रहा है, तो दोनों आपस में मिक्स होने के चांसेस रहते हैं। तो मैक्सिमम चांसेस कब है, मैक्सिमम चांसेस कब है, मैक्सिमम चांसेस ऑफ फैलने के जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन के, वो कब है, ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। या फिर जो एक और चांस हो सकता है कि माँ के दूध वगैरह में, यानी कि बॉडी सिक्रीशन, बॉडी सिक्रीशन, मदर बॉडी सिक्रीशन बोल सकते हो इसमें, जैसे ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क। ओके, सो कौन सा ट्रांसमिशन है ये भी याद रख लीजिएगा, वर्टिकल ट्रांसमिशन है, वर्टिकल ट्रांसमिशन। केवल कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि माँ से बच्चे में बीमारियों का फैलना कौन सा ट्रांसमिशन कहलाता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम चांसेस कब हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन के, तो मैक्सिमम चांसेस हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन के कब, ड्यूरिंग डिलीवरी। ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा कि HIV इज ट्रांसमिटेड बाय, तो कौन सा ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे यहीं पे क्वेश्चन बना देता हूं कि HIV इज ट्रांसमिटेड बाय, पहला ऑप्शन मैंने दिया डायरेक्ट, दूसरा मैंने दिया इनडायरेक्ट, तीसरा मैंने दिया वर्टिकल, चौथा दिया मैंने हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो कौन सा ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन। फिर मैं पूछूं मैक्सिमम चांसेस ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन आफ्टर डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी,
ड्यूरिंग डिलीवरी या नन ऑफ द अबव? तो क्या आंसर आ जाएगा? ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, आप लोगों को दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को मैं प्रॉपर तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आपको वो ध्यान में भी रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आप कि असेसमेंट जो है बेबी का, HIV मदर है, उसका जो बेबी डिलीवरी होगी, उसका जो बच्चा है वो कैसा दिखेगा आपको दिखने में? तो हो सकता है इट मे बी ऑफ नॉर्मल पेशेंट, ठीक है, और इट मे बी ऑफ उनका जो बच्चा है अगर पॉजिटिव हुआ उसके बाद भी वो क्या हो, असिम्टोमेटिक हो। क्या हो? असिम्टोमेटिक हो। तो असेसमेंट तो आप नॉर्मल डिलीवरी होगी तो नॉर्मल दिखेगा, है ना। और अगर HIV पॉजिटिव के साथ में भी बच्चा हुआ है तो वो कुछ वीक या कुछ सालों तक क्या हो सकता है, असिम्टोमेटिक रह सकता है, क्योंकि उसमें अभी तक कोई लक्षण दिखेंगे नहीं। ठीक है, और लक्षण नहीं दिखेंगे तो असेसमेंट में क्या देखोगे? असेसमेंट में तो कुछ पता ही नहीं पड़ेगा आपको। फिर भी जब HIV पॉजिटिव हो जाता है बंदा कोई भी, तो उसके बाद उसके स्टेजेस में उसके क्या होते हैं, सिम्टम्स आने लग जाते हैं। कुछ स्टेजेस, जो पहली स्टेज है वो सिम्टम्स से पहले की होती है, जिसे असिम्टोमेटिक स्टेज बोलते हैं अपन। स्टेज फर्स्ट जो रहती है वो असिम्टोमेटिक रहती है। सारी स्टेजेस अपन एक एक देखेंगे, लेकिन पहले मैं असेसमेंट में बताना चाहता हूँ कि वो जो पेशेंट है वो इम्यूनोसप्रेसिव है, पहली बात तो ये, तो मैक्सिमम चांसेस काय के रहेंगे, इन्फेक्शन के। दूसरी बात, क्या वो बच्चा होते से ही सारे सिम्टम शो करने लग जाएगा? नहीं, हो सकता है कि सालों निकल जाए उसको HIV पॉजिटिव के जो सिम्टम्स होते हैं उनको दिखाने में, या फिर हो सकता है कि साल, 2 साल, महीने, 3 महीने, कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि बेबी विथ HIV पॉजिटिव मदर baby with HIV positive mother have HIV positive mother asymptomatic for हो सकता है सालों से, मंथ, साल, ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर्स, यहाँ पर लिख लीजिए सेवरल ईयर्स। ठीक है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, सो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए अगर कोई बच्चा है वो HIV पॉजिटिव हो चुका है, आपने 15 से 18 मंथ के बाद में उसमें टेस्ट किए और टेस्ट में वो HIV पॉजिटिव आया है। अब HIV पॉजिटिव आया तो उसमें एक स्टेज जाएगी, दूसरी स्टेज आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी। उस स्टेजेस के आधार पर उसमें क्या होते हैं, सिम्टम्स शो होते हैं। क्या होते हैं? सिम्टम्स जो हैं वो शो होते हैं। तो आप उनको देखिए। अपन बात करें सबसे पहले स्टेज फर्स्ट, है ना, पहली क्या आएगी, स्टेज फर्स्ट आएगी। मैंने क्या बोला, स्टेज फर्स्ट क्या रहेगी, असिम्टोमेटिक। पहला क्या लिखना है अपनों को, असिम्टोमेटिक, फॉर कब, कितने दिन के लिए, सेवरल ईयर्स के लिए। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात अपनों ने क्या लिखा है, अब इसमें क्या हुआ है कि इन्फेक्शन हुआ है। आपको पता है इन्फेक्शन में 2-3 चीज़ें काम आती है। एक आपको पता होगा लिम्फ, अपना जो लिम्फ सिस्टम है वो भी इन्फेक्शन में काम आता है। तो इसमें इन्फेक्शन हुआ है तो लिम्फ नोड भी क्या करेंगे, वर्क करना स्टार्ट करेंगे। लिम्फ नोड वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि वो उनका वर्क ज़्यादा करेंगे, और जब वर्क ज़्यादा करेंगे तो उनसे क्या होगा, लीकेज होगा फ्लूइड का, और जब फ्लूइड का लीकेज होगा तो वो बॉडी के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे जमा होगा। उसकी वजह से क्या होगा, जनरलाइज्ड इडीमा होगा। जनरलाइज्ड इडीमा पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा। ये 2 सिम्टम्स स्टेज फर्स्ट के हैं। ठीक है, स्टेज फर्स्ट के जनरलाइज्ड इडीमा और असिम्टोमेटिक फॉर सेवरल ईयर्स, ये दोनों चीज़ें स्टेज फर्स्ट में दिखती है। लिख लिया। देखिए उसके बाद अपन स्टेज सेकेंड में चलते हैं। ठीक है, स्टेज सेकेंड जो होती है, स्टेज सेकेंड, अब स्टेज सेकेंड क्या बोलती है, स्टेज सेकेंड ये बोलती है कि पेशेंट जो है वो धीरे धीरे सिम्टम्स तो शो करेगा, लेकिन शो क्या करेगा, आप देखिए इसमें क्या होगा। मान लीजिए इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फेक्शन है तो आरबीसी भी टूटेगी, है ना, आरबीसी भी टूटेगी। आरबीसी के टूटने के साथ साथ में क्या होगा, स्प्लीन का भी काम बढ़ेगा। मेरी बात सुनिए,
HIV में किसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है? कौन सा सेल? CD4 सेल। कहाँ पर प्रेजेंट है? ब्लड में प्रेजेंट है। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए कि वो ब्लड को अफेक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ पर? स्प्लीन के पास जाएगा। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? ऑर्गेनोमेगेली। क्या देखने को मिलता है? ऑर्गेनोमेगेली। आप ऑर्गेनोमेगेली याद रखिए या फिर स्प्लीनोमेगेली याद रखिए। क्या याद रखेंगे? स्प्लेनोमेगेली। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गन का इनलार्जमेंट हो जाता है। लीवर हुआ हेपेटोमेगेली, ठीक है, स्प्लीन का हुआ स्प्लीनोमेगेली। तो कुछ इस तरीके से ऑर्गन का इनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है और गठान जैसी बनने लग जाती है। तो पैरोटिड जो ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, उसमें क्या हो जाता है? पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, या यूं कहें कि पैरोटिड ग्लैंड जो है इनलार्ज्ड हो जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती है। तीसरा आप देखिए ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया है ना, ये याद रखिएगा। ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया स्टेज 3 का ऑप्शन है। ये ओरल आप अल्सर कर लीजिए केवल, है ना, इसको ओरल अल्सर याद रखिए। ओरल जो है अल्सर होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि स्टेज 3 में मैंने आपको क्या बोला? इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, यानी कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है तो ऑर्गेनोमेगेली इन्फेक्शन हुआ तो, पैरोटिड ग्लैंड इनलार्जमेंट इन्फेक्शन हुआ तो, ओरल अल्सर, जब भी अल्सर होंगे तो हो सकता है कि इन्फेक्शन के चांसेस उसमें भी रहें, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं अल्सर, तो उसका कारण ये भी रहा हो, ठीक है। दूसरी बात, अब स्टेज 3 पे चलिए आप। क्या है स्टेज 3? आप सारी बातें एक बात को याद रख के करेंगे क्योंकि उसमें आपको क्लियर रहेगा कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होता है HIV वाला, तो उसमें चांसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। अब देखिए स्टेज कौन सी? थर्ड स्टेज में देखिए पहला सिम्टम्स। मान लीजिए किसी पेशेंट, मान लिया कि उसको इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन होने के साथ साथ में चांसेस किसके बढ़ जाते हैं? फीवर के। पहली बात, फीवर के चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे बताइए। अब मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ है तो फीवर हुआ है। अब फीवर तो नॉर्मल में पेशेंट में भी होता है, लेकिन लॉन्ग और परसिस्टेंट बना रहे। क्या बना रहे? उसकी क्वालिटी क्या रहेगी? लॉन्ग एंड परसिस्टेंट मतलब लंबे समय से बना रहे। कितने टाइम तक? मोर देन 30 डेज। ये पहली बात। दूसरी बात याद रखिए, समझते रहिए, करते रहिए। अब अल्सर हुए थे पिछली वाली स्टेज में। अब यहां पर जो मैं बोल रहा था कि ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया जो ये होते हैं, ये बनने लग जाते हैं कहाँ पर? आपकी जो सफ़ेद चकते दिखने लग जाएंगे मुंह में, वो क्या होते हैं? ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया होते हैं। उनको सफ़ेद निशान बोला जाता है। आप देखना मुंह में किसी के बने हुए होंगे, जो बीड़ी सिगरेट वगैरह का यूज़ करते हैं उनमें ज़्यादातर बने हुए देखेंगे आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक तीसरा जो सिम्टम्स है और एक चौथा जो सिम्टम्स है, इसमें आप याद रखिए एक और होता है इसमें परसिस्टेंट डायरिया। लंबे समय से क्या होगा? डायरिया बना हुआ रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ और रहेगी, वो क्या है? परसिस्टेंट डायरिया हो गया, ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया हो गया, फीवर हो गया। तो ये 3 तो मेन हो ही गए हैं, ठीक है। उसके साथ में एक चीज़ और आप अच्छे से याद रखिएगा, जो कि इसके लिए स्पेसिफिक टू है इन्फेक्शंस के लिए ल्यूकोप्लेकिया। ये जो हाँ, इसी के से जोड़ के देख लिए। ये जो ल्यूकोप्लेकिया दिखता है आपको किस में दिखता है? कैंडिडियासिस से। किस में? कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस, जो कि किसकी वजह से होता है? कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से होता है। एल्बिकेंस की वजह से होता है। इस एल्बिकेंस का मतलब ही क्या होता है? वाइट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको अपन एक और को ऐड कर सकते हैं, कैंडिडा एल्बिकेंस इन्फेक्शन या फिर कैंडिडियासिस लिख लीजिए, ठीक है। इसमें लिख लीजिएगा कैंडिडा एल्बिकेंस। तो ये याद रखिएगा, ये जो है स्टेज 3 है।
स्टेज फोर्थ जो आएगी वो बहुत सिंपल रहेगी, लेकिन एंड स्टेज रहेगी। क्या रहेगी? एंड स्टेज रहेगी। तो आप याद रखिएगा कि जो एंड स्टेज है वो कौन सी है? फोर्थ स्टेज है। उसके बाद में व्यक्ति जो है धीरे धीरे पूरी तरीके से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और उसको रिस्क फॉर हाईएस्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, हाईएस्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये जो है पेशेंट पूरी तरीके से डेथ की तरफ जाने लग जाता है, स्टेज फोर्थ। और इसमें जो हैं मेन दो हैं, पहला वाले लिख लिए, कपोसी सार्कोमा, और एक और होता है CNS इन्वॉल्वमेंट। अब इसमें कुछ बताने की और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CNS इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो पेशेंट पूरी तरीके से, ये किसका कैंसर है आप सभी को पता होगा, जो एपिडर्मिस या फिर जो आपकी एपिथेलियल सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स और सुपरफिशियल जो सेल्स होती है उसका कैंसर है। ठीक है, CNS इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको पूरी तरीके से ब्रेन और सारा अफेक्ट हो जाएगा। तो ये स्टेज फोर्थ जो है पेशेंट को एंड स्टेज की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती है इसकी, किसकी? आपके HIV इन्फेक्शन की। पेशेंट जो है वो अभी बच्चा है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। अब अपन बात करते हैं HIV के डायग्नोसिस की। आप डायग्नोस्टिक जो ये करेंगे वो कैसे करेंगे? डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन मतलब आपको कैसे पता पड़ेगा कि बच्चे में जो है आपका HIV पॉजिटिव है अथवा नहीं है। तो इसमें कुछ टेस्ट जो हैं आप ऐसे याद रखेंगे। थर्ड जनरेशन टेस्ट, पहला टेस्ट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, थर्ड जनरेशन टेस्ट, और दूसरा याद रखिए फोर्थ जनरेशन टेस्ट। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन टेस्ट और थर्ड जनरेशन टेस्ट इसमें अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक है CD4 सेल काउंट, दूसरा है एलिसा, तीसरा है वेस्टर्न ब्लॉट, चौथा है वायरल लोड, पांचवा है PCR, और इसमें जो है फोर्थ जनरेशन में वो है P24। इसी को याद रखिए, फोर्थ जनरेशन टेस्ट में P24 एंटीजन। ठीक है, P24 एंटीजन टेस्ट आता है। ये जो कुछ टेस्ट हैं ये आपको याद रखने हैं। इनमें हर एक में ये जितने भी टेस्ट हैं ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के आधार पर है ना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है वो प्रोटीन के हिसाब से बनती है। ये वायरल लोड मतलब सिक्रीशन में कितने, सिक्रीशन में अमाउंट ऑफ वायरस इन सिक्रीशन, मतलब टोटल सिक्रीशन में कितना अमाउंट है वायरस का, वो देखने के लिए। वेस्टर्न ब्लॉट कन्फर्मेटरी है। ठीक है, और एलिसा एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है। ठीक है, और CD4 सेल काउंट CD4 सेल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो CD4 सेल का पहले अपन एक एक देखेंगे, लेकिन आप इसको लिख लीजिए थर्ड जनरेशन के कौन से और फोर्थ जनरेशन के कौन से, क्योंकि जो है वो सारे अलग अलग टेस्ट हैं। तो अपन एक एक को देखेंगे तो उसमें थोड़ा आपका इजी हो जाएगा। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इसमें कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि थर्ड जनरेशन टेस्ट कौन सा है, तो ये सारे 5 टेस्ट जो है थर्ड जनरेशन के हैं। केवल एकमात्र टेस्ट जो फोर्थ जनरेशन है वो P24। और अगर याद नहीं रहे तो इसका मैं और भी अच्छा तरीका बता देता हूँ। 4 आ रहा है दोनों में, इसलिए P24 जो है फोर्थ जनरेशन है। और फोर्थ में कितना आता है? 4 आता है। तो सीधी सट बात है, फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ ये भी आ रहा है और 4 फोर्थ। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके फेवर में जा रही है यहाँ पर याद रखने के हिसाब से। ठीक है, अब CD4 सेल काउंट पे आ जाइए। क्या है? पहला CD4 सेल काउंट। अब CD4 सेल काउंट जो है, अगर अडल्ट की बात करें तो उसमें अपन कब बोलते हैं कि वो पॉजिटिव है? तो लेस देन 20, 100 पे 200 पे अपन क्या बोल देते हैं, 200 से कम अगर CD4 सेल काउंट अगर हो जाते हैं तो अपन उसको HIV पॉजिटिव घोषित कर देते हैं। लेकिन बच्चों में अलग है। क्या है? लेकिन बच्चों में अलग है, और बच्चों में अलग किस प्रकार है वो देख लीजिए आप। इसमें एज ग्रुप के हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो एज है बच्चे की,
1 साल से कम, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा इसको, 1 साल से कम, 3 साल से कम, ठीक है, 1 साल से कम, उसके बाद 1 से 3 साल से कम, 1 साल से ऊपर और लेस देन 3 ईयर, और उसके बाद 3 साल से ज़्यादा और लेस देन 5 ईयर और मोर देन 5 ईयर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से याद रखेंगे, 1500, 750, 350 और 200, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, पॉजिटिव फॉर HIV, पॉजिटिव फॉर HIV, पॉजिटिव फॉर HIV और पॉजिटिव फॉर HIV, याद रह जाएगा, ठीक है। ये इजी है, सरल है, तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखना है, सिंपल। 1500 का आता 750, 750 का आता 350, अप्रॉक्स आता है ना, और ये 200, समझ गए। यहाँ पर भी अप्रॉक्स है, यहाँ पर भी अप्रॉक्स है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से याद रह जाएगा ये, ठीक है। 1500, 750, 350 और 200। इससे कम अगर किसी पेशेंट की CD4 सेल काउंट हुई, अर्थात ये कहें कि अगर 1 साल से कम का बच्चा है, उसकी CD4 सेल काउंट करवाई आपने और उसमें लिखनी 1500, तो वो HIV पॉजिटिव है, ठीक है। मोर देन, इससे ज़्यादा निकली तो वो HIV पॉजिटिव नहीं है। दूसरा, 1 से 3 साल के बच्चे की आपने करवाई और उसमें अगर 1000 निकलती है तो वो HIV पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अगर उसमें 750 से कम निकलती है तो वो HIV पॉजिटिव है। कब बोलेंगे HIV पॉजिटिव? इनके आधार पर बोलेंगे, ठीक है। यह CD4 सेल काउंट बच्चों में है, याद रहेगा। और ओरिजिनली अपनी बात करें तो 200 से कम क्या हो जाता है, अपन इसी में आ रहे ना, मोर देन 5 साल से ऊपर ही आ रहे हैं, तो 5 साल से ऊपर वालों को 200 से कम क्या है, पॉजिटिव मान लिया जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक आप इसी तरीके से याद रखिए, जो बच्चों का जो एज ग्रुप डिवाइड कर रखा है उसी हिसाब से, ठीक है। बच्चों का एज ग्रुप क्या है पता है आपको, इन्फेंट्स, ठीक है, टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर, इसी हिसाब से याद रख लीजिए। 1500, 750, 350 और लेस देन 200, ठीक है। ये अच्छा है, इसी के हिसाब से भी याद रख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। सभी अपनों ने आपने ये बता दिया है तो आपकी इच्छा पड़े। हाँ, आप थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन आता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत वो मैं क्राइटेरिया जो ओरिजिनल बताया वो पहले वाला क्राइटेरिया ओरिजिनल है, ठीक है, उसको याद रखना। ये मैं आपको याद रखने के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये जो है आपके लिए ये है। अब मान लीजिए दूसरा वाला टेस्ट मैं बात करता हूँ एलिसा की। अपन बायोकेमिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ेंगे टेस्ट को कि पूरा टेस्ट के बारे में जानकारी ले लें, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की तरह पढ़ेंगे जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब, या फिर माइक्रोबायोलॉजी की तरफ पढ़ेंगे जिस तरफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तब। अभी केवल अपन वो बात करेंगे कि अपने लिए पीडियाट्रिक में किसी पेशेंट को HIV पॉजिटिव है या नहीं है वो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक TB पेशेंट है, ठीक है, उसमें आपको सस्पेक्ट निकालना है कि ये HIV पॉजिटिव हो सकता है, तो उसके लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा है, आप एलिसा टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट करेंगे? एलिसा। और एलिसा टेस्ट जो है ये टेस्ट है बेस्ट फॉर सस्पेक्शन, बेस्ट टेस्ट फॉर सस्पेक्टेड पीपल के लिए, और सस्पेक्टेड पीपल के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा? एलिसा, ठीक है। तीसरा लिखिए वेस्टर्न ब्लॉट, ये कौन सा है? कन्फर्मेटरी, ये कन्फर्मेटरी। ये कौन सा है? स्क्रीनिंग टेस्ट बोल सकते हो इसको, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट। और पहली बात याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिए टीबी वाला पेशेंट में क्या हो सकता है? सस्पेक्ट है फॉर HIV, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? एलिसा कर सकते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट क्या है? वो भी एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है, ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्ट है, ये भी एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है, ठीक है। PCR जो है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के आधार पर है, PCR, ठीक है। और जो वायरल लोड वाला है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो कन्फर्मेटरी कौन सा है? वेस्टर्न ब्लॉट, कन्फर्मेटरी लिख लीजिए आप, कन्फर्मेटरी। इनमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ इसलिए आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करवाने कब है आपको पता है ना? 15 से 18 की मंथ के बाद में। क्यों? क्योंकि इससे पहले वो वैल्यूएबल नहीं है, अर्थात पॉजिटिव बताएंगे, फॉल्ट रिजल्ट देंगे, इसलिए। बाकी आपको इसके बाद करवाएंगे तो मैटरनल जो एंटीबॉडी है वो खत्म हो जाएगी,
बच्चे के अंदर, और जब बच्चे के अंदर खत्म हो जाएगी और अगर बच्चा पॉजिटिव रहा तो उसकी खुद की एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा, और जब खुद की एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा तो ये टेस्ट फिर पॉजिटिव आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 2-3 टेस्ट हो गए, अब केवल एक ही बात और बाकी रही है जो आपको P24, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, वेस्टर्न ब्लॉट के बारे में। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है वो कौन से सिद्धांत पे काम करता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका प्रिंसिपल कौन सा है, प्रिंसिपल। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका प्रिंसिपल है, याद रखिएगा। और इसमें जो इसमें एडिटिव्स जो ऐड किया जाता है, एडिटिव्स है ना, इसमें जो एडिटिव्स किया जाता है वो डोडिनाइल है। कौन सा है, याद रखिएगा, डोडेनियल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सरल है, जो कि याद रखने के लिए। और ये क्यों किया जाता है, तो अनफोल्ड दी वायरल प्रोटीन। वायरल प्रोटीन को क्या किया जाता है, अनफोल्ड करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, अगर नीचे का नहीं दिख रहा है तो मैं एडिटिव्स जो है वो है डोडिनाइल। क्या है, डोडिनिल, हाँ 5 मिनट, डोडिनिल। और ये क्यों यूज़ करते हैं, फॉर अनफोल्ड दी प्रोटीन। कौन सा, वायरल प्रोटीन। ठीक है, याद रहेगा, और उसकी वजह से जल्दी पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा। P24 एंटीजन के बारे में देख लिया आपने। ठीक है, ठीक है ना, तो ये कुछ है, और सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद ही हो गई होगी, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं अगर याद होती है तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, स्पीड रखिएगा धीरे, या फिर अपने को रोक के लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए P24 एंटीजन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में बाकी अपन पूरा उसमें पढ़ेंगे। P24 एंटीजन बोला मैंने, क्या बोला, एंटीजन। तो इसमें देखिए एंटीजन, इसमें क्या होता है, ये एक प्रोटीन, P24 एंटीजन जो है वो वायरल जो है एंटीजन है। क्या है, वायरल एंटीजन या वायरल प्रोटीन मान सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो, वायरल प्रोटीन बोल सकते हो। ठीक है, जो कि वायरस रिलीज करता है, और ये क्या होता है, अर्लीस्ट रिजल्ट देता है। मतलब सबसे पहले अगर टेस्ट पॉजिटिव देखना है बच्चों में तो अर्लीस्ट कौन सा है, P24 एंटीजन है। और ये जो है बट नॉट रिलायबल, मतलब क्या है, इसकी वैल्यूबिलिटी इतनी नहीं है, पर इसको अपन ये नहीं कर सकते। कन्फर्मेटरी फिर भी कौन सा रहेगा, अपने वेस्टर्न ब्लॉट रहेगा। P24 एंटीजन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अर्लीस्ट रिजल्ट कौन सा देगा, तो P24 एंटीजन आप टेस्ट करवा सकते हो। ठीक है, आपके आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग जो है इसका मैनेजमेंट है वो अपन एक साथ देखेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत सारा बड़ा है और टाइम लगेगा। ठीक है, थैंक यू।